पिछले एपिसोड में आपने सुना कि प्रत्युष का सामना मृगांशी से हो चुका था। दोनों के बीच काफी बहस भी हुई थी। वहीं मृदुल की मुलाकात भी चित्रा से हो चुकी थी और ये मुलाकात अब आगे क्या मोड़ लेगी ये जानिए आगे। प्रत्युष से झगड़ा होने के बाद चित्रा मृगांशी को लेकर हॉस्पिटल गई ताकि उसके हाथ का इलाज करवा सके। प्रत्युष की करी गई बदतमीजी मृगांशी के हाथ को काफी जख्मी कर गई थी। चित्रा उसे ऋषिकेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेकर आई थी। मृगांशी इस हॉस्पिटल में नहीं आना चाहती थी क्योंकि मृगांशी अपने भाई का इलाज इसी हॉस्पिटल में करवा रही थी और भाई के इलाज में काफी खर्चा हो जाता था, जिसे देख मृगांशी यहां अपना इलाज नहीं करवाना चाहती थी। ये हॉस्पिटल ऋषिकेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक था। हॉस्पिटल के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ओमजा सिटी हॉस्पिटल। चित्रा के बहुत जिद करने पर मृगांशी को मजबूर होकर अंदर जाना ही पड़ा। अंदर पहुंच चित्रा ने पहले मृगांशी के हाथ की पट्टी करवाई। हॉस्पिटल पहुंचकर मृगांशी को अपने भाई से भी मिलना था, इसीलिए पट्टी करवाकर उसने अपने भाई से मिलने की बात चित्रा से कही। उसकी बात सुन चित्रा बोली, ठीक है, तू जा उसके पास, मैं तुम दोनों की पेमेंट करके आती हूँ। इस पर मृगांशी ने हाँ में सर हिलाया और हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में चली गई। वहीं दूसरी तरफ प्रत्युष घर पहुंचा। उसके पीछे पीछे मृदुल भी घर पहुंच चुका था। ब्लू डायमंड पैलेस में सभी लोग हॉल में ही बैठे बात कर रहे थे, लेकिन मेन गेट से प्रत्युष को इतने गुस्से में आता देख किसी की भी उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि ओमजा जी भी उसके गुस्से को देख उससे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वही प्रत्युष अंदर आकर बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे अपने स्टडी रूम में चला गया। ओमजा जी और मृदुल के मोम डैड उसे जाते हुए देख रहे थे। जहां दिग्विजय जी और रिद्धि जी के आंखों में प्रत्युष को देख अफसोस दिख रहा था, वही ओमजा जी की आंखें नम हो गई थी। वो बेबस नजरों से अपने बेटे को जाता देख रही थी। रिद्धि जी उन्हें देख समझ चुकी थी कि उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। फिर रिद्धि जी धीरे से उनके पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखती है, जिससे ओमजा अपनी आंखें बंद कर देती है और एक आंसू उनके गाल पर लुढ़क जाता है। उनकी हालत देख रिद्धि उन्हें सामने रखे सोफे पर बैठाती है और उन्हें देख कहती है, ओमजा मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अभी क्या सोच रही हो। उनकी बात सुन ओमजा कहती है, रिद्धि, मेरा बेटा क्या से क्या हो गया। एक हादसे ने मेरे बेटे को इतना बदल दिया कि आज वो ऐसा बन गया, इतना बेदर्द, इतना बेरहम और इतने गुस्से वाला। उनकी बात सुन रिद्धि उन्हें संभालते हुए बोली, ओमजा, हमारा प्रत्युष आज जो है सब उन लोगों की वजह से है। अगर वो सब नहीं हुआ होता तो आज हम सब इस जगह पर और इसी हालातों में नहीं होते। और रही बात प्रत्युष के ऐसे होने की, तो तुम चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि मरे प्रत्युष की जिंदगी में कोई तो ऐसा इंसान जरूर आएगा जो इसे वापस वो पहले वाला प्रत्युष बना देगा। रिद्धि की बात सुन ओमजा की आंखों में आस दिखने लगी। उन्होंने चमकती आंखों से रिद्धि को देख कहा, क्या सच में ऐसा होगा? क्या कोई ऐसा होगा जो मेरे बेटे को उसकी खुशियां वापस दे दे, उसके इस पत्थर हो चुके दिल को धड़काएगा? ये सब अब दिग्विजय जी बोले, जरूर, ऐसी कोई जरूर होगी, तुम चिंता मत करो। और तुम उदास क्यों होती हो? सोचो जरा, अगर प्रत्युष ऐसा ना होता तो वो अपने मकसद को पूरा कैसे कर पाता? उनकी बात सुन ओमजा जी के आंखों में नफरत दिखने लगी। उन्होंने नफरत भरी आवाज में कहा, भाई साहब, आज मेरा बेटा जिस तकलीफ में है ना, वो सब उन लोगों की वजह से है। और जिस दिन मेरा बेटा उन्हें इस मिट्टी में मिला देगा उस दिन जश्न होगा। ओमजा जी की बात सुन रिद्धि जी कुछ बोलने की वाली थी कि पहले इसके दरवाजे पर से एक आवाज आए, आंटी, चिंता मत कीजिए आप, सब कुछ वैसा होगा जैसा आप चाहती है। इतना बोल मृदुल अंदर आया, जो कि प्रत्युष के आते ही आ गया था, लेकिन घरवालों की बात सुन वो गेट पर ही रुक गया था। अंदर आकर उसने ओमजा को देखते हुए आगे कहा, और रही बात प्रत्युष के ऐसे बनने की, तो वो कहते हैं ना कि जैसे जहर जहर को काटता है, वैसे ही अब प्रत्युष का गुस्सा उनकी दुनिया खत्म कर देगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है। इतना बोल वो सबको देखने लगा, लेकिन उसकी आंखें बहुत खतरनाक हो चुकी थी। दरअसल मृदुल भी प्रत्युष से कम नहीं था। बेरहमी में वो प्रत्युष के जैसा ही था। बस फर्क इतना था कि प्रत्युष को गुस्सा बहुत आता था और मृदुल गुस्सा आने के बावजूद भी वो सोच समझकर काम करता था। वही मृदुल की बात सुन अब सब मृदुल को देखने लगे।
उनको इस तरह देखता पाकर मृदुल ने अपनी पलकें झपका दी, जैसे कहना चाहता हो कि मैं उसे संभाल लूंगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। इतना बोल वो प्रत्युष के कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ ओमजा हॉस्पिटल में मृगांशी हॉस्पिटल के एक रूम में बैठी थी। उसकी आंखें आंसू से लबालब भरी हुई थी। उसके ठीक सामने एक लड़का हॉस्पिटल बेड पर अपनी आंखें बंद किए लेटा हुआ था। उसकी उम्र करीब 22 साल की लग रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल पिला पड़ा हुआ था। वो शांति से उस बेड पर लेटा हुआ था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसके आसपास काफी सारे मशीन लगे हुए थे, उसमें से बस बीप की आवाज आ रही थी। इस लड़के को ऐसी हालत में देख मृगांशी खुद को रोक नहीं पाए और उसके आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए ही उस लड़के का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दे वेद। आज मेरी वजह से तेरी ये हालत है। बड़ी बहन होकर भी मैं तुझे बचा नहीं पाई। इतना बोल वो उसका हाथ पकड़े बिलक बिलक कर रोने लगी। रोते रोते मृगांशी आगे बोली, मेरे भाई, मुझे तेरी बहुत याद आती है। प्लीज ठीक हो जा वेद। तेरी दीदी को तेरी बहुत जरूरत है। वो यही सब बोलते हुए रो रही थी कि गेट पर खड़ी चित्रा अंदर आते हुए बोली, तू अच्छे से जानती है मृगा कि वो नहीं जागेगा। वो पिछले 2 साल से कोमा में है। ये सब बोलते हुए चित्रा की आंखें भी नम थी। उसकी बात सुन मृगांशी चित्रा की तरफ मुड़ी और उसे अपनी दर्द भरी आंखों से देखने लगी। चित्रा से उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने आगे बढ़कर मृगांशी को गले से लगा लिया। उसके गले लगते ही मृगांशी काफी तकलीफ से बोली, चित्रा, क्या मेरा भाई कभी नहीं उठेगा? क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेगा? इतना बोल वो फुट फुट कर रो रही थी। मृगांशी के इस तरह के सवाल को सुन और उसके इस तरह रोने से चित्रा भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें भी बरसने को तैयार थी, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाल मृगांशी के चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर कहा, तू हिम्मत क्यों हार रही है? मैं तेरे साथ हूँ मृगा। हमारा भाई एक दिन जरूर उठ जाएगा। वो जरूर ठीक हो जाएगा। बस तू हिम्मत रख। चित्रा की बात सुन मृगांशी ने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके और चित्रा को देख बोली, चलो चलते हैं। उसकी बात सुन चित्रा ने एक नजर बेड पर बेजान लेटे मृगांशी के छोटे भाई वेदांत को देखा और फिर मृगांशी को संभालते हुए हॉस्पिटल से बाहर ले आई। वहीं दूसरी तरफ ब्लू डायमंड पैलेस में प्रत्युष अपने स्टडी रूम के बालकनी में सिगरेट के कस ले रहा था। उसने जरा सी देर में ही 4 से 5 सिगरेट खत्म कर दी थी। तभी उसके स्टडी रूम के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। प्रत्युष अच्छे से जानता था कि कौन आया होगा, इसीलिए उसने कड़क लहजे में कहा, अंदर आ और बता क्या काम है। उसकी बात सुन दरवाजे पर खड़ा मृदुल धीरे से गेट खोलकर अंदर आया। प्रत्युष को बालकनी में देख वो भी उसी तरफ चल दिया। बालकनी में पहुंच मृदुल प्रत्युष के चेहरे को गौर से देखने लगा। उसे इस तरह देखता देख प्रत्युष ने उसे एक नजर देखा। प्रत्युष की लाल आंखें मृदुल को अपनी नजरें हटाने के लिए मजबूर कर गई थी। तभी प्रत्युष ने उस पर से अपनी नजरें हटाकर सामने देखते हुए कहता है, अगर तू यहाँ उस 2 कौड़ी की लड़की के बारे में बात करने आया है तो चला जा। क्योंकि प्रत्युष सूर्यवंशी के पास ऐसी लड़कियों के बारे में बात करने का टाइम नहीं है। इतना बोल वो अपने हाथ में पकड़े सिगरेट की कस लेने लगा। वही उसकी बात सुन मृदुल ने हिचकिचाते हुए कहा, प्रत्युष मैं उसके बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं उनके बारे में बात करने आया हूँ। इतना बोल वो प्रत्युष के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। वही उसकी बात सुन प्रत्युष उसे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे कहना चाहता हो, आगे बोलो जल्दी। उसकी नजरें समझ मृदुल ने एक गहरी सांस ली और उसे देख बोला, डेविड आ चुका है और वो तुमसे मिलना चाहता है। उसने मुझे पूरी बात नहीं बताई, बस कहा कि उसके हाथ कुछ ऐसा लगा है जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इतना बोल वो प्रत्युष के चेहरे को देखने लगा, जिसकी आंखें धीरे धीरे अपना रंग बदल रही थी। तभी प्रत्युष मृदुल को देख सरकास्म के साथ बोला, बुलाओ उसे। ओमजा इंडस्ट्रीज आने के लिए कह दो। इतना बोल वो रूम में वापस चला गया और मृदुल और प्रत्युष दोनों ही ब्लू डायमंड पैलेस से जल्दीबाजी में निकल गए। पैलेस से निकल दोनों अपनी लग्जरी BMW में बैठकर ओमजा इंडस्ट्रीज के लिए निकल चुके थे। मृदुल ड्राइविंग सीट पर बैठा था और प्रत्युष पैसेंजर सीट पर अपनी आंखें बंद किए बैठा था।
मृदुल की गाड़ी के आगे और पीछे तीन तीन गाड़ियां और चल रही थी, जिसमें प्रत्युष के गार्ड्स मौजूद थे। मृदुल के कार में काफी अजीब सा माहौल था। तभी माहौल को हल्का करने के लिए मृदुल कहता है, प्रत्युष, डेविड के साथ साथ वो भी आ गया है। इस वक्त वो मुंबई में है। तुम्हें क्या लगता है वो वहां क्यों गया होगा? उसकी बात सुन प्रत्युष ने आंखें बंद किए ही कहा, उसके पीछे अपने गार्ड्स भेज दो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो इनोसेंट होने का नाटक करता है, पर वो ये भूल जाता है कि मैं कौन हूँ और उसे कितनी अच्छी तरीके से जानता हूँ। प्रत्युष की बात सुन मृदुल के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई। उसने ईवल स्माइल के साथ कहा, वो तुम्हें दिखाता है कि वो बहुत सीधा है, लेकिन हम दोनों उसकी असलियत अच्छे से जानते हैं। बेरहम वो भी कम नहीं है। कार्बन कॉपी है तुम्हारी। इतना बोल वो कार को फुल स्पीड में भगा दिया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के नासिक में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था। सामने कई सारी मॉडल अच्छे और बेहद लग्जूरियस ड्रेसेस पहनकर खड़ी थी। वही दो लड़के हाथ में कैमरा लिए भीड़ को चिरते हुए अंदर घुसते हैं। देखने में वो दोनों लड़के गुड लुकिंग थे, लेकिन उनमें से एक लड़का कुछ अलग था। उसका गोरा रंग, परफेक्ट जो लाइन, चौड़ा सीना और कसी हुई बाहें उसे एक अलग ही लुक दे रही थी। वो देखने में लगभग प्रत्युष जैसा ही था, पर उसके चेहरे पर कोई सीरियसनेस नहीं थी। दोनों ही लड़के उन मॉडल्स की तस्वीरें लेने के लिए वहां आए थे। उनमें से एक लड़का भीड़ में घुसते हुए अपने आगे चल रहे लड़के से बोला, भाई विकल्प, कैसे लेंगे हम तस्वीरें? भीड़ देख कितनी है। उसकी बात सुन उसके आगे चल रहा विकल्प बोला, अरे तू टेंशन क्यों लेता है? तेरे साथ विकल्प सूर्यवंशी है, तो तू टेंशन मत ले, बस चल। विकल्प ने ये बात की वो विकल्प सूर्यवंशी है थोड़े धीरे से कही थी। उसकी बात सुन पीछे चल रहा लड़का बोला, अच्छा ठीक है, चल जल्दी किसी मॉडल को पकड़, उसकी तस्वीरें ले और निकल। उसकी बात सुन विकल्प एक लड़की की तरफ इशारा करके बोला, चल ऋषभ, वहां चलते हैं। उसका इशारा देख ऋषभ भी उसके पीछे चल दिया। वहां पहुंच विकल्प ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा, जो मॉडल तो थी लेकिन दिखने में कुछ खास नहीं थी। तब भी विकल्प उसके पास गया और अपना कैमरा ऋषभ को पकड़ा दिया। फिर विकल्प ने अपना चार्म यूज करते हुए उस मॉडल से कहा, हे ब्यूटीफुल, क्या मैं आपकी कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ? इतना बोल वो उस मॉडल को देखने लगा। वही उसकी बात सुन वो मॉडल विकल्प को एक नजर ऊपर से नीचे देखती है। उससे अच्छी तरह देख वो मॉडल उसके अपने अपनी पांचों उंगलियां दिखाती है। उसकी ये हरकत विकल्प के सर के ऊपर से निकल जाती है। इसीलिए वो ना समझी में उसे देख पूछता है, क्या मतलब है आपका? उसकी बात सुन वो मॉडल कहती है, मेरी फोटो लेनी है ना तुम्हें, तो एक फोटो के 500 रुपए लगेंगे। मॉडल की इसी डिमांड सुन ऋषभ के हाथ से कैमरा गिरते गिरते बचा। वही विकल्प का चेहरा अजीब सा हो गया था। उसने पहले मॉडल को देखा, फिर एक नजर अपने आसपास देखा। उसे बगल में एक रिपोर्टर लड़की दिखी तो न्यूज कवर करने वहां आई थी। विकल्प जल्दी से उस लड़की के पास गया और उसे बिना कुछ बोले उसके बाजू को पकड़ उसे उड़ाता हुआ उस मॉडल के सामने लेकर आ जाता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उस लड़की को कुछ समझ ही नहीं आया था। वो तो सदमे में उस मॉडल के सामने खड़ी थी। तभी विकल्प उस मॉडल को देख सामने खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये देख रही हो इसे? अगर तुम्हारे ये कपड़े में इसे पहना दूं ना, तो तुमसे लाख गुना अच्छी लगेगी ये। बड़ी आई डायन की शकल की, मुंह पर 1 किलो चुना पोत कर 500 रुपए लेगी एक फोटो के। ये सब विकल्प उसे अजीब सा मुंह बनाकर बोल रहा था, जिससे उस मॉडल का तो मुंह ही बन गया था। पर इतना बोलते ही विकल्प वहां और नहीं रुका, बल्कि जल्दी से ऋषभ का हाथ पकड़ वहां से भाग गया। क्योंकि ये सब देख उस मॉडल के बॉडीगार्ड्स विकल्प और ऋषभ की तरफ ही बढ़ रहे थे। वहां से बाहर निकल ऋषभ अपने पेट पर हाथ रखकर हंसने लगा। क्योंकि विकल्प की बात सुन ऋषभ ने अपनी हंसी बहुत मुश्किल से कंट्रोल की थी। तभी विकल्प उसे मारते हुए कहता है, अबे साले, आप क्या हंसते हंसते ही मर जाएगा, शांत हो जा बिल्कुल। उसकी बात सुन ऋषभ ने अपनी हंसी बहुत मुश्किल से कंट्रोल की और बोला, अरे भाई। अंदर जो हुआ उसके बाद बहुत मुश्किल से हंसी रोकना। इतना बोल वो दोबारा हंसने को हुआ कि अचानक उसके चेहरे के रंग उड़ गए। फिर उसने विकल्प के चेहरे को देखते हुए कहा, भाई तुझे तो आज ही ऋषिकेश के लिए निकलना है ना? ये सुन विकल्प के चेहरे के पूरे भाव 1 मिनट में ही बदल गए।
जहां अभी उसके चेहरे पर बचपना और झल्लापन दिख रहा था, वहीं अब ये सुन विकल्प के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसकी इसी हंसी देख ऋषभ बोला, भाई मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू इंडिया क्यों आया है। चल फिर टाइम आ चुका है खुद से रूबरू होने का। इतना बोल वो विकल्प के साथ आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ ऋषिकेश में प्रत्युष ओमजा इंडस्ट्रीज के टॉप फ्लोर पर अपने कैबिन में बैठा था। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो देखने में काफी हैंडसम था। उसकी आंखें हल्की भूरे रंग की थी और उसका चेस्ट काफी अट्रैक्टिव था। वो कैबिन में प्रत्युष के सामने अपने हाथ बांधे खड़ा था। उसके सामने प्रत्युष एक फाइल बहुत ध्यान से पढ़ रहा था जो अभी अभी उसी ने प्रत्युष को दी थी। ये आदमी डेविड था जो प्रत्युष का सबसे भरोसेमंद और टॉप लेवल का एजेंट था। प्रत्युष डेविड को वो काम देता था जो उसके कोई आदमी नहीं कर पाते थे। इसके साथ साथ डेविड एक प्रोफेशनल फाइटर था जो प्रत्युष की सेफ्टी के लिए अपनी जान भी दे सकता था। तभी कैबिन में मृदुल आया। मृदुल को देखकर भी डेविड के चेहरे के भाव नहीं बदले। उसने उसी सख्त एक्सप्रेशन से प्रत्युष को देखना कंटिन्यू रखा। वही जब मृदुल अंदर आया तो वो प्रत्युष को देख बोला, क्या खबर है प्रत्युष, क्या पता चला है डेविड को। उसकी बात सुन प्रत्युष ने फाइल बंद कर दी और मृदुल को देख बोला, जैसा हमें लगा था वैसा नहीं है। हमें इस कहानी का एक एक पन्ना पता है, पर धीरे धीरे मुझे हर एक पन्ने का राज खोलना होगा। इतना बोल वो एक गहरी सांस लेकर मृदुल से आगे बोला, आज भी वो कंपनी उनकी नहीं हुई है। दादाजी कर राज की वजह से आज भी वो कंपनी उनके नाम नहीं हो पाई है। इतना बोल प्रत्युष के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई। पर उसकी बात सुन मृदुल कंफ्यूज हो गया था। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन के एक्सप्रेशन देख प्रत्युष उससे बोला, चलने की तैयारी करो। आज पूरे 18 साल बाद वहां जाने का टाइम आया है। ये सब बोलते हुए प्रत्युष के चेहरे पर काफी खतरनाक एक्सप्रेशन थे। उसकी बात सुन डेविड के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ गई। वही मृदुल की आंखें काली हो गई। उसने बिना देर किए पैलेस में कॉल लगाया। फोन ओमजा ने उठाया था जो दिग्विजय और रिद्धि के साथ हॉल में ही बैठी थी। फोन उठाकर उन्होंने मृदुल की बात सुनी। उसकी बात सुनते सुनते ओमजा जी के चेहरे का रंग उड़ते जा रहा था। अचानक से उनके हाथ से फोन छूटकर गिर गया और वो धड़ाम से सोफे पर बैठ गई। उनकी ऐसी हालत देख रिद्धि जी भागते हुए उनके पास आए और उन्हें संभालते हुए बोली, क्या हुआ ओमजा? कौन था कॉल पर? उसकी बात सुन ओमजा जी ने अपना सर उठाकर रिद्धि जी को देखा। ओमजा जी का आंसुओं से भरा चेहरा देखकर रिद्धि चौंक गई। उन्होंने हड़बड़ाते हुए ओमजा से पूछा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कौन था कॉल पर? उनकी बात सुन ओमजा ने रोते हुए कहा, मृदुल का फोन था। उसने कहा है कि हमें वहां जाना है। ये सुन तो अब दिग्विजय और रिद्धि भी हैरान हो गए थे। आखिर कहाँ जाने की बात कर रही थी ओमजा? कौन से राज को खोलना चाहता है प्रत्युष? मृगांशी का भाई कोमा में कैसे था? ये सब जानने के लिए सुनिए डेविल्स डार्क प्रिंसेस का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स FM पर।